चाहे बात प्राचीन काल की हो या अब की, डॉक्टर्स किसी फरिश्ते से कम नहीं होते। आज का दिन यानी 1 जुलाई हमारे देश में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपनी सेहत। मैं हूं कविता। भारत के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सकों में से एक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। देश में पहली बार डॉक्टर्स डे को साल 1991 में मनाया गया था। तभी से हर साल ये दिन 1 जुलाई को ही मनाया जाने लगा। अगर अपने अनुभव से हम जाने तो एक मरीज के लिए उसका डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं होता। हमें डॉक्टर्स की भूमिका कई बार देखने को मिली। एक दौर वो था जब कोरोना वायरस नाम का एक वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला। उस समय उस पूरी महामारी से पूरा संसार जूझ रहा था। तभी इन भगवान रूपी डॉक्टर्स ने पूरे विश्व के लोगों को अपना बलिदान देकर बचाया। चलिए आज के दिन आपको मिलवाएं कुछ डॉक्टर से और जाने ये भगवान रूपी डॉक्टर जब अपनी डेली रूटीन में होते हैं तो उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कैसे ये अपने मरीजों के साथ पूरे दिन डील करते हैं और किस तरह के अनुभव इनके काम में आज तक रहे हैं। तो चलिए मिले कुछ डॉक्टर्स के साथ। तो दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर आत्माराम से, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारी शरीर के वैसे तो सारे ही बॉडी पार्ट्स बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन जितना दिल जरूरी है उतना ही हमारे दिमाग का भी काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब डॉक्टर दिमाग का हो या जिसको दिमाग ठीक करना हो हम सबका, तो उनका ब्रेन किस तरह से काम करता है, आज इनसे ये जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आपको डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, आप सबको भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर, हम आज इस डॉक्टर्स डे पे सबसे पहले ये जानेंगे कि जब आप एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आपको पता है कि ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि ब्रेन जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देगा हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं कर पाएगा। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपके काम में क्या रहती है? आप खुद अपना ब्रेन कितना शांत करके रखते हैं या किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं जब मरीज आपके सामने आते हैं? हर जो मरीज है जो अपनी समस्या लेके आता है, वो हमारे लिए एक चुनौती होता है कि उसको एक प्रॉपर जो है पता करें कि बीमारी क्या है और उसका प्रॉपर इलाज करें। तो उस पॉइंट से हमें दिमाग अपना भी यूज करना होता है, पेशेंट से भी क्वेश्चन पूछने होते हैं। कई बार क्वेश्चन आंसर लंबे चलते हैं तो उस समय उसमें टाइम भी लगता है, पर अगर आप वो ठीक रखते हैं, अगर आप अपने आप को कूल रखते हैं तो ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे हमारी बॉडी में बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि ब्रेन से रिलेटेड होती हैं, और अगर ये पेशेंट को समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर आपकी कोई वेन्स नहीं काम कर रही तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्रेन का सही रहना कितना ज़रूरी है। तो क्या लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं? एज अ डॉक्टर आपके कुछ अनुभव शेयर करेंगे आप? जब भी किसी को कोई तकलीफ होती है तो वो एक अच्छी उम्मीद लेके हमारे पास आता है कि ये तकलीफ दूर हो जाएगी। पर ये भी हकीकत है कि हर 100 के 100 मरीज को 100% ठीक करना किसी भी डॉक्टर के लिए संभव नहीं है। हमारे पास भी ऐसी दिक्कतें रहती हैं कि मरीज पूरा ठीक नहीं हो पाता। कई बार कई बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें हमें भी मालूम है कि उसमें हम पूरा ठीक नहीं कर सकते हैं। तो वो समझाना कई बार बहुत मुश्किल होता है और मरीज के लिए भी ये एक्सेप्ट करना कई बार बहुत मुश्किल होता है। वो फिर भी उसी उम्मीद में रहते हैं कि शायद किसी तरह ठीक हो जाए। भगवान का रूप माना जाता है डॉक्टर्स को। एक दौर था जब कोविड-19 जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैला। उस समय डॉक्टर्स की भूमिका हमने देखी, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस वायरस के साथ लड़ाई लड़ी और बहुत सारे मरीजों को ठीक किया। जब वो मोमेंट याद करते हैं सर, कुछ याद आता है, कुछ लम्हे याद आते हैं या कुछ ऐसे पल जो आप भूले नहीं कभी? देखिए, उस समय दोनों चीजें थी। चुनौतियां बहुत थी, किसी को नहीं मालूम था कि इसको ठीक कैसे करना है। शुरू में बहुत एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट थे। हमारे खुद को भी समस्या थी, क्योंकि ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं रहा होगा जिसको कोविड इस तरीके से या उस तरीके से ना हुआ हो। मुझे खुद भी कोविड हुआ, लेकिन एक कहते हैं ना कि जब आप कोशिश करते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है। तो सब कुछ जो है अच्छा गया और धीरे धीरे सब चुनौतियों को दूर कर पाए। और जो भी लोगों की मदद कर सके थे उस समय, बहुत ही ऐसा समय था कि बहुत दयनीय स्थिति कभी कभी होती थी, लेकिन किसी तरह उस स्थिति से निकल पाए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है टीम वर्क।
आप अकेले उतना काम नहीं कर पाते या उतनी मदद नहीं कर पाते जितना आप एक टीम में कर सकते हैं। तो मैं ऐसी टीम का एक सदस्य रहा जिसने मिलके काम किया और हम काफी आगे समस्या को निदान कर पाए और आगे बढ़ पाए। सर, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने न्यूरोलॉजिस्ट बनना प्रेफर किया जब आपने डॉक्टरी की पढ़ाई करनी स्टार्ट करी, तो क्या इसके पीछे कोई स्टोरी थी कि आपने यही फील्ड क्यों चुना, मतलब आप इसी के एक्सपर्ट क्यों हुए? तो वो जर्नी जो थी आपको याद आती है, कैसे स्टार्ट हुई थी? ये बिल्कुल बहुत ही पुरानी यादों में जाने वाली बात है। क्या है कि जो न्यूरोलॉजी है उसमें एक क्लिनिकल पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, फिर भी आपको मरीज को एक डायग्नोसिस बनानी है, उसको बताना है क्या बीमारी है। हमारी जो ये फील्ड है वो ऐसी है न्यूरोलॉजी की जिसमें हम हिस्ट्री के बेस पे काफी कुछ डिटेल एक डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस का रोल कम रहता है और क्लिनिकल साइंस का रोल ज्यादा रहता है। तो क्योंकि ये इसमें क्लिनिकल साइंस ज्यादा यूज होती है तो इसलिए ये मुझे काफी रोचक लगी और मैंने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया। तो जब इंटरेस्ट आपने दिखाया और आपने इस रास्ते को चुन लिया, तो आज आप एज ए डॉक्टर कैसा महसूस करते हैं जब आपके पेशेंट आपको कह के जाते हैं कि डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ठीक ठाक घर भेज दिया? तो वो मोमेंट कैसे होते हैं सर? उससे ज्यादा संतुष्ट कोई चीज हो नहीं सकती है। ये भगवान का आशीर्वाद है कि हम किसी को जो है एक अच्छे इलाज से एक उसकी जिंदगी बदल पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत खुशी की चीज होती है। उसके पीछे हम सारे दुख दर्द भूल जाते हैं जब मरीज आके कहता है कि आपकी वजह से हमारी जान बच गई। तो हमको भी वही है जो बाकी डॉक्टर करते हैं, लेकिन शायद हमें क्रेडिट उस टाइम मिलना होता है। सर, एक डॉक्टर की वैसे दिनचर्या के बारे में अगर मैं पूछूं तो डॉक्टर्स को पर्सनल टाइम, मी टाइम मिलता है क्या? एक्चुअली क्या है ना कि ये आपके खुद के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि आप टाइम नहीं निकाल सकते फैमिली के लिए, खुद के लिए। अगर आप एक फिक्स टाइम पे काम करते हैं, फिक्स टाइम पे वापस आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बैलेंस लाइफ नहीं जी जा सकती। मैं अपने आप को कोशिश यही करता हूँ कि अपना को जितना टाइम अस्पताल को दे सकता हूँ फुल टाइम डेडिकेटेड रहता हूँ, और जब हॉस्पिटल में नहीं होता हूँ तो घर के टाइम पे पूरा डेडिकेटेड रहता हूँ। तो एक बैलेंस लाइफ जो है एटलीस्ट आज की डेट में मैं कर पा रहा हूँ। जूनियर स्टेज पे मुश्किल होता है क्योंकि उस टाइम पे आपकी स्ट्रगलिंग फेज होती है, आपके वर्किंग आवर ज्यादा होते हैं, और वही वो फेज होती है जिसमें पर्सनल लाइफ भी सेटल करनी होती है। तो वो कुछ 2-4 साल ऐसे रहते हैं जो डॉक्टर्स के लिए काफी चैलेंजिंग होते हैं। जी सर, वैसे तो डॉक्टर से अगर हम पेशेंट्स के बारे में पूछें तो बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आएंगी, लेकिन एज अ डॉक्टर आप क्या कहेंगे कि अपने ही फील्ड के लिए और अपनी संतुष्टि के लिए कि आपको आज ये लगता है कि मैंने जिस फील्ड को चुना वो मेरे लिए बहुत अच्छी थी, और तमाम डॉक्टर्स को जो हमारी कंट्री में हैं कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हकीकत ये है कि आज की डेट में भी डॉक्टर्स की समाज को सख्त जरूरत है, और अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे ट्रेन डॉक्टर्स अभी इस समय भी जो है भारत में कम है। आपके लिए ये फील्ड ओपन है, आप मेहनत करिए, अच्छे डॉक्टर बनिए। अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छी काम करेंगे तो सफलता में कोई कभी कभी नहीं रहेगी, आपको सफलता के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। तो डॉक्टर आत्माराम जी, हम यही कहेंगे कि सर आप एक डॉक्टर तो हैं ही, डॉक्टर को भी लेकिन अपनी हेल्थ का उतना ही ध्यान रखना होता है। ऑल्दो आप हम सबसे बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं क्योंकि खुद आप एक डॉक्टर हैं, फिर भी आपको भी आपकी हेल्थ के लिए और अच्छी वेल्थ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। ऐसे ही हम सबको ठीक करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अब एक और डॉक्टर से। ये डॉक्टर जर्नल फिजिशियन है। अक्सर जब हमको सर्दी, खांसी, जुकाम या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो अनयूजुअल हो जाती है, हम एकदम बीमार पड़ जाते हैं, तो हमें अपने एक जर्नल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर की जरूरत होती है। लेकिन वो फैमिली डॉक्टर किस तरह से हमारी फैमिली को हैप्पी करता है, इस पर हम अगले डॉक्टर के साथ चर्चा करेंगे। चलिए जुड़ते हैं हम डॉक्टर गहलोत के साथ। सर, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, एक जनरल फिजिशियन वो होता है जब हम अक्सर बीमार पड़ते हैं तो हमें एक फैमिली डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, और उसको फैमिली डॉक्टर जो कहा जाता है इसका मतलब वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो जाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज होती है, जो डे टू डे रूटीन जो चेकअप होता है, उसमें एक डॉक्टर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी सलाह लेनी हो, किसी भी चीज से रिगार्डिंग सलाह लेनी हो, कोई इन फ्यूचर कैसे हम अपना डाइट को मतलब मेंटेन करें,
बॉडी को कैसे फिट करें, उसके लिए भी एक डॉक्टर मतलब एक अभिन्न अंग की तरह होता है। तो जब अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम आज बिल्कुल ठीक है लेकिन अनयूजुअल सा फील होने लग जाता है, अब हमें कुछ ऐसा हो जाता है जो समझ नहीं आता और सडनली हमें उस फैमिली डॉक्टर की याद आती है, तो आपका जो रोल है किस तरह का रहता है? और इनिशियली हम आपके पास ही पहुंचते हैं कि डॉक्टर साहब हमें खांसी है, इतने दिन हो गए, आज हमें बुखार चढ़ गया, हम ऐसा हो रहा है, हमें वैसा हो रहा है, तो वहाँ पर किस तरह से आप उस बीमारी को पकड़ते हैं और किस तरह की स्टडी होती है ऐसी कि आपको लगता है कि नहीं अब इसके लिए किसी स्पेशल डॉक्टर की ज़रूरत है? उस जर्नी के बारे में बताइए। क्योंकि हम जो रूटीन में डे टू डे एक्टिविटी में आते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, तो पहले चलता था कि हम जो घरेलू नुस्खे अपनाते थे, परंतु अब आजकल इतना वो हो गया है पोल्यूशन की वजह से या एनवायरनमेंट इतनी चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि इस स्टडी में करने के लिए तो हमें फिर एक डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत अनिवार्य हो जाती है, बहुत जरूरी हो जाती है। और डॉक्टर एक पहली सीढ़ी है, डॉक्टर एक फर्स्ट स्टेप है जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह सही तरीके से गाइड करेगा। वो कभी भी अपने पेशेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। वो एग्जैक्टली जो चीजें होती हैं वही चीजें बताएगा, जो आपकी सेहत के लिए अच्छी होती है वो चीजें बताएगा, और कोशिश करेगा कि जितना हो सके उतना आप एनवायरनमेंट से मतलब लविंग करके या कम से कम दवाइयों के साथ भी ट्रीट करने की कोशिश करेगा। डॉक्टर साहब एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अक्सर हमने देखा है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड के कोई सर्जन होते हैं, स्पेशल डॉक्टर होते हैं, हर एक फील्ड के अलग होते हैं, आंखों के अलग, कानों के अलग, ब्रेन के अलग, लेकिन एक जो फिजिशियन है उसकी जो पढ़ाई है या जैसे आप हैं तो मैं आपसे जानूंगी कि आपको तो सब कुछ ही पता रहता है। अगर छोटा बच्चा आपके पास आ रहा है तो आप उसको भी देख रहे हैं, कोई बुजुर्ग आ रहा है तो आप उसको भी देख रहे हैं, कोई वयस्क आ रहा है तो उसको भी देख रहे हैं, तो क्या आपकी पढ़ाई ज़्यादा डिफिकल्ट होती है? देखिएगा, एक डॉक्टर के बनने में लगभग 5.5 साल लग जाते हैं, तो 5.5 साल तक वो आपके पूरे शरीर को पढ़ना, उसके लिए पहले इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, आजकल तो काफी सुविधाएं हो गई है। तो पहले जो कहते हैं ना फैमिली फिजिशियन, एक नई आइडेंटिटी आई है आज की डेट में, तो अब काफी कोर्सेज आ रहे हैं, फैमिली फिजिशियन के भी आ रहे हैं। तो पहले जो डॉक्टर का एनकाउंटर होता था 5.5 साल तक, वो पढ़ाई में जाता था और पढ़ाई में सारी चीजें डे टू डे, क्या बीमारियां चल रही हैं, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, वो सारी चीजें पढ़ता है और फिर उसको अप्लाई करता है। तो वो एप्लीकेशन के लिए उनको, और देखो अब आप मान लीजिए अब कोविड आ गया या कोई और बीमारी आ गई, तो उसको अप टू डेट रहना पड़ता है, डे टू डे एक्टिविटीज में भी अप टू डेट रहना पड़ता है कि कब कौन सी दवाई आ गई, कौन सा फॉर्मूला चेंज हो गया, इस दवाई के क्या साइड इफेक्ट है, और ये कितना बेनिफिट करेगी, किसको खांसी की दवाई, मान लो आपको लगता है कि खांसी का एक पेशेंट जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास आया, तो उसमें आपको ये लगेगा कि भाई ये खांसी के लिए जो आया है कि पर्टिकुलर कौन सी खांसी है। खांसी के काफी डायग्नोसिस हो जाते हैं, टीबी भी हो सकती है, वायरल में भी खांसी आ सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, एलर्जिक भी हो सकती है। तो वो डायग्नोसिस बनाने के लिए जो पढ़ते हैं हम, पूरी जो पढ़ाई की हमने 5.5-7 साल के लिए, तो वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होती है कि उसको हम डायग्नोज करें, करेक्ट डायग्नोसिस करें और उसको अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दें। और डिफरेंट ब्रांचेस होती है, ये तो मैं सिर्फ प्लेन मतलब ये बता रहा हूँ कि एक एमबीबीएस डॉक्टर को 5.5 साल लग जाते हैं और एक ट्रेंड डॉक्टर को बनने के लिए स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट तो मिनिमम 11-12 साल तो पढ़ाई पे देना पड़ता है। तो वो डेडिकेशन एक बहुत जरूरी होती है और डेली पढ़ना होता है, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, क्योंकि डे टू डे नए नए फॉर्मूलाज आते रहते हैं उनको करने के लिए। तो ये मैं कह सकता हूँ लॉन्ग आवर्स एंड स्ट्रेस, काफी मतलब हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कांस्टेंट लर्निंग, बैलेंसिंग वर्क एंड पर्सनल लाइफ, उनको बैलेंस करके चलना एक बड़ा टास्क होता है डॉक्टर जी। और अगर मैं बात थोड़े से अभी आपको अगर मैं पास्ट में ले जाऊं तो एक ऐसी महामारी आई जिसने पूरे विश्व को परेशान, कोविड-19 वायरस। तो ऐसे में स्टार्टिंग में तो जनरल फिजिशियन के पास ही सब लोग जा रहे थे कि डॉक्टर साहब हमें खांसी हो गई है, अब हमें पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। वो भी एक सिचुएशन थी जिसमें डॉक्टर्स ने बहुत ने अपनी भी जान गंवाई लेकिन अपने पेशेंट्स को छोड़ा नहीं। और तो ये जो फीलिंग है जब लोग आपको बोलते हैं कभी आके कि डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, हम बिल्कुल ठीक हो गए, कैसा महसूस करते हैं सर? नो डाउट मैम, काफी अच्छा महसूस होता है कि किसी नेचर ने जो प्रोवाइड किया है, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, उसको अगर हम बचा सके या मेरे कोई भी एफर्ट्स नेचर के लिए या लाइफ के लिए किसी के काम आ सके तो बड़ा अच्छा लगता है। आप जैसे कोविड आया था, कोविड में मैं वही बता रहा था आपको कि नई नई आइडेंटिटी आती रहती है, नई नई बीमारियां आती रहती है,
तो उसके लिए जो मैंने आपको बताया था कांस्टेंट लर्निंग, तो वो कांस्टेंट लर्निंग एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब हर डॉक्टर हर चीजें ट्रीट नहीं कर सकता, तो इसके लिए जो मैं अब कह रहा हूँ कि जो जनरल फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन, इसका रोल बहुत अच्छा होता है। वो ये नहीं कि दवाइयों से ट्रीट, आपने देखा होगा कोविड को बिना दवाइयों के भी ट्रीट किया गया है। नॉर्मल एक्टिविटीज, योगा, एक्सरसाइजेज, उसके द्वारा भी किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि जागरूकता, जो एक करेक्ट वर्ड होता है कि जागरूकता जो देता है वो डॉक्टर, जो फैमिली फिजिशियन होता है, जो एमबीबीएस डॉक्टर एक लेवल पे आता है, वो जो जागरूकता जो पेशेंट को देता है वो बहुत जरूरी होती है। उससे हम मैं कह रहा हूँ 90% तक हम बचाव कर सकते हैं हर जी चीज से। सर, एक सवाल है, डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं क्या? क्यों नहीं पढ़ सकते? मौसम, नेचर सबके लिए बराबर है, डॉक्टर के लिए बराबर है, आपके लिए बराबर है, मेरे लिए बराबर है, सबके लिए बराबर होता है। तो जब डॉक्टर बीमार पड़ते हैं तो क्या डॉक्टर अपने आप ही उपचार कर लेते हैं? उनको पता होता है कि इसमें कौन सी मेडिसिन ली जाएगी? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो डिपेंड करता है कि क्या है। पर्टिकुलर डॉक्टर पर्टिकुलर डिजीज को ही ट्रीट कर सकता है। अब मान लो मेरी सर्जरी है तो वो सर्जरी का तो सर्जन को दिखाऊंगा। नो, पर हाँ ये जरूर होता है कि हमें जैसे वायरल होता है थोड़ा, तो हमें पहले ही पता लग जाता है, तो हम फैमिली मेंबर से जैसे दूर चले जाते हैं, किसी को देते नहीं है। नॉर्मल डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज में जैसे ठंडा नहीं खाएंगे, खट्टा नहीं खाएंगे, मास्क पहन लेंगे, तो वो थोड़ा सा बेनिफिट होता है डॉक्टर्स को। एक एक्स्ट्रा एज होता है कि उनको थोड़ी सी नॉलेज ज्यादा होती है, तो वो पता लग जाता है। एक और चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि जब मैंने हेल्थ के शो बनाने स्टार्ट किए तो बहुत सारी बीमारियों पे पहले मैं रिसर्च करती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं उस थीम पे डॉक्टर से बात करती हूँ। मुझे अक्सर पढ़ के ऐसा लगता था, अरे ये तो मुझे भी है, अरे ऐसा तो मुझे भी होता है। तो जब आप डॉक्टर हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है, क्योंकि आप लोग तो इतने जागरूक होते हैं कि आपके मन में भी क्या ये थॉट्स आते हैं, कहीं ये मुझे तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा मुझे तो नहीं होने वाला? बिल्कुल लगता है मैम, जब हम मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं या सर्जरी की पढ़ाई करते हैं, तो जो हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, जैसे कोई भी पेशेंट हम देखते हैं, उसके खांसी हो गई, वो खांसी मेरे भी है, उसको थोड़ा स्किन एलर्जी हो गई, कभी मेरे को स्किन एलर्जी हो गई, तो हम ऐसा डायलेमा हो जाता है कि भाई अरे सर ये तो मेरे भी हो सकती है, कहीं मैं ये बीमारी मेरे तो नहीं है। तो वो कहते हैं ना ओवरबर्डन्ड। तो एक, जैसे मैंने जो पहले बताया था, एक बीमारी की कई डायग्नोसिस बन सकती है। जैसे बुखार ही मान के लीजिए, वो बुखार किस कारण हो सकता है? वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, या कुछ और हो सकता है, डेंगू हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, तो वो अलग अलग ठीक है, वो सिम्टम्स के पता लगता है। तो वो सिम्टम्स देख के हम थोड़ा सा मतलब वो कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज जब पढ़ते हैं तो आप कोई भी चीजें पढ़िए, आपने एक मूवी देखी होगी लगे रहो मुन्ना भाई, तो उसमें जैसे वो पढ़ता है गांधी जी के बारे में पढ़ता है, तो वो उसके अंदर इतना डीपली चला जाता है कि उसको हर जगह वही चीजें नजर आती है जी। तो ये नेचर है, नेचर का रूल है मैम, सबके साथ होता है। तो डॉक्टर तो खुद इतने अवेयर रहते हैं और दूसरों की हेल्थ के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं। तो डॉक्टर, जब अब आज हम नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे में जो भावी डॉक्टर्स होने वाले हैं, उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से समाज के लिए भी कार्य किया जाए? इवन आप तो कर भी रहे हैं, आप चैरिटेबल भी आपका कुछ काम रहता है जो कि आप बिल्कुल अपने काम से अलग रखते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए कि संवेदनशील होना एक डॉक्टर को क्यों ज़रूरी है और क्यों समाज के प्रति उसका इस तरह का रवैया जरूरी है। क्योंकि मैम जो हमारा डॉक्टर्स का प्रोफेशन है ना, वो एक नोबल प्रोफेशन है, तो इसके लिए हमें अपनी नोबेलिटी को करने के लिए ना, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर ज्यादा है। कोई भी पेशेंट आता है, बेचारा कोई भी आए, तो वो दुखी बहुत होता है, तो उसको अगर हम और दुखी करेंगे तो वो गलत है। तो हम अपने नोबल प्रोफेशन के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, इमोशनल स्ट्रेन जो पेशेंट्स का होता है उसको देखने के लिए, तो हमें बिल्कुल नोबल होना पड़ेगा, उनको बिल्कुल साथ के साथ देना पड़ेगा। बस मैं यही कहता हूँ अपने जो यंग डॉक्टर्स हैं, क्योंकि उनके ऊपर काफी स्ट्रेस होता है, क्योंकि उनको ड्यूटीज काफी करनी पड़ती है, लॉन्ग आवर्स एंड स्ट्रेस रहता है, कांस्टेंट लर्निंग रहती है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते कई बार। तो मैं यही कहूंगा कि अपने वर्क को बैलेंस करके चले, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चले, लॉन्ग आवर्स और स्ट्रेस को बैलेंस करके चले, इमोशंस को स्ट्रेस करके चले। तो वो सारी चीजें अगर हम कर लेते हैं तो नो डाउट एक मतलब सबसे नोबल प्रोफेशन मैं मानता हूँ डॉक्टर को।
जी बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है और डेफ़िनेटली ये एक एग्ज़ाम्पल नहीं, हमारे सामने अनेकों एग्ज़ाम्पल हैं जहाँ हमने कुदरत के साथ-साथ डॉक्टर के चमत्कार को भी देखा है। जहाँ आप कभी-कभी होप छोड़ देते हैं, वहाँ डॉक्टर्स ऐसा काम कर देते हैं कि किसी मृत व्यक्ति जो होने जा रहा है, उसमें भी साँस वापस आ जाती है। तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और ऐसे ही हम सबका भी ख़्याल रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर गहलोत हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू कविता जी, थैंक यू। तो दोस्त, तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जो आपके डॉक्टर हैं, जिसने कभी भी आपका इलाज किया हो, आज उन सभी को आप संदेश दीजिए, उनको नेशनल डॉक्टर्स डे की बधाई दीजिए, क्योंकि इन शुभकामनाओं के पात्र तो वो हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि वो हम सबकी सेहत के लिए काम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का नाम भी है अपनी सेहत, और मेरा नाम है कविता। तो मैं आज के दिन अपने सारे ही डॉक्टर को, जो हमारे लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं, उन सबको डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ अन्य कार्यक्रमों के लिए, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।